आवाज़ मेरा ठीक हो गया। सबसे पहले मैं चाव फाउंडेशन को अपनी ओर से आभार व्यक्त करना चाहूँगा, चूँकि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, आपके बीच में बच्चों के लिए, बच्चों की माँ बाप के लिए मतलब कैरियर के बारे में चीज़ें बताने के लिए, उसके लिए मैं धन्य हूँ। चूँकि मेरा एक पर्सनल एक हमेशा दिल के करीब के पास ही रहा है कि जैसे कल किसी स्पीकर ने बताया कैच देम यंग, तो बच्चों से बात करना मैं बहुत महत्वपूर्ण समझता हूँ, क्योंकि मैंने बुज़ुर्गों के ऊपर मैंने उम्मीद तो छोड़ दिया है। मुझे लगता है कि कल की इंडिया अगर बनना है, अगर ढंग से बनना है, तो बेहतर होगा 14 साल के बच्चों से अपन बातें शुरू करें, रादर देन जिन्होंने 30 में 40 में अपने आइडियोलॉजी ऑलरेडी फिक्स कर चुका हो ज़िंदगी में, जिसके ऊपर जो है जिनको चेंज करना, मोल्ड करना और मुश्किल है। इसलिए जब भी आमंत्रण आते हैं, मैं तत्काल कहीं से भी जो है मैं वहाँ प्रकट हो जाता हूँ। वैसे ही मैं आज अररिया में प्रकट हुआ और आते एक्चुअली मेरा कल भाषण होना था, तो मैंने लैंडेड, आई गॉट अ वेरी सीवियर एक्यूट थ्रोट इन्फेक्शन। मेरा बिल्कुल गला नहीं निकल रहा था, आवाज़ नहीं आ रहा था, तो मैंने मतलब परवेज़ को बोला था कि यार आज के बजाय कल रख देते हैं। तो मैंने रास्ते में आते आते सबसे यहाँ बॉर्डर में लवली ढाबा में खाना खाया बढ़िया, वहाँ पे यहाँ अररिया का मतलब भात खाने को मिला, खाना मतलब खाना भी बढ़िया था। उसके बाद अररिया का हमने पानी भी पी लिया, फिर ये समझ में आया कि अररिया का पानी, अररिया का खाना बढ़िया है, अररिया का दवाई भी बढ़िया है। एक ही दिन में आवाज़ ठीक हो गया, आज आपसे बात कर पा रहा हूँ। बहुत ही स्ट्रांग दवाई है, 5 इंजेक्शन लगा के भेजा है उसने। चल अब बात पर चलते हैं। बहुत चीज़ों में जैसे सिविल सर्विसेज हो या बाकी जो भी अन्य नौकरियां हो, इन सब के बारे में व्हाट, हाउ, इसके बारे में बहुत बातें होती हैं। उसके बारे में बताने के लिए बहुत स्पीकर्स भी हैं पूरे इंडिया में। आप YouTube वीडियो खोलेंगे तो सिविल सर्विस की तैयारी कैसे करना है, हाउ के बारे में बहुत बातें होती रहती हैं, लेकिन वाई के बारे में जो है बहुत कम लोग बात करते हैं। तो आपके बीच में मैं जो है कैसा, उसकी बात बहुत कम करूंगा, क्यों इसकी बात मैं ज़्यादा करूंगा। क्योंकि मुझे लगता है मैं अपने जितने लोगों से बात करता हूं उनको बोलता हूं द वाई इज मोर इंपॉर्टेंट दैन द हाउ एंड द व्हाट। कैसे और क्या इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्यों। सिविल सर्विस करना है भाई, क्यों करना है, पुलिस में भर्ती होना है क्यों करना है, या IT में भर्ती होना है क्यों करना है। सबसे पहले अहम सवाल तो आपको यह पूछना चाहिए कि क्यों करना है। देयर इज आई वोंट नेम हिम, देयर इज अ फिलॉसफी ऑफ 5 वाइज। जब भी कोई आपको बोलता है ये वाला करिए, तो सबसे पहले उनसे पूछते हैं वाई। तो फर्स्ट वाई पे, पहला क्यों पे एक आपको जवाब मिलेगा, उस जवाब पे आपको दूसरी बार पूछना है क्यों, उसका जवाब मिलेगा। ऐसे 5 बार वही पूछेंगे, 5 बार क्यों पूछेंगे, और अंत में एक जगह पहुंचेगा, तब समझ में आएगा कि ये काम कैसे करना है और क्या करना होगा, अपने आप खुल जाएगा। दिस इज कॉल्ड द फिलॉसफी ऑफ 5 वाइज। तो उसी दौरान जो है, चूंकि मुझे एजुकेशन के बारे में बोलने के लिए बताया गया है, तो मैं भी आपसे सवाल पूछूंगा, शिक्षा क्यों जरूरी है, क्यों लेना है शिक्षा। तो बहुत सारे जवाब मिलेंगे, लेकिन मैं तो उस शख्स की ओर थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगा जिसने शब्द को अपने स्लोगन का पहला शब्द बनाया, बाबा साहेब अम्बेडकर ने। उन्होंने बोला एजुकेट। अब बाबा साहब से पूछेंगे भाई क्यों, उन्होंने उसका जवाब दिया टू एजुकेट। अब एजुकेट क्यों होना है, टू ओपन योर माइंड टू इंटेलिजेंस, ताकि आप चीज़ों को, पास्ट को, प्रेजेंट को, अपने फ्यूचर को कैसे बनाना है इसके बारे में समझें, सीखें। ना सिर्फ अपने बारे में, बल्कि अपने गांव के बारे में, अपने समुदाय के बारे में, अपने जिले के बारे में, अपने गांव के बारे में, शहर के बारे में, अपने राज्य के बारे में, अपने देश के बारे में आप समझें, सोचें और अपना भविष्य को जो है खुद अपने हाथों में लेने के लिए शिक्षा आपको जरूरी है। और फिर सेकंड अगर आप पूछेंगे तो एजिटेट, आपको एजिटेट का एग्जैक्ट हिंदी वर्ड क्या है?
हिंदी वर्ड क्या है? सालिक। हाँ हाँ, जोर से बोलो। प्रतिरोध करना है, तो अजिटेट। सवाल ये आता है भाई प्रतिरोध क्यों करना है? चूंकि चीजें खराब है इसलिए प्रतिरोध करना है, उसको ठीक करने के लिए प्रतिरोध करना है। फिर दोबारा एक और सवाल पूछेंगे कि भाई क्यों करना है अजिटेट, या उसमें एक व्हाट या हाउ निकलता है, वो है संगठित करना, ऑर्गेनाइज करना। अब मैं थोड़ा इसके आगे, चूंकि बिना संगठन के आप कोई चीज जो है, बिना संगठित सोच के, बिना संगठन के आप कोई भी चीज आप नहीं कर पाओगे, इसलिए संगठन और संगठित होना बहुत जरूरी है। उसके बाद जो है अगर आप फर्दर पूछेंगे वाई, क्यों संगठित होना है, तो एक जवाब ये मेरी तरफ से जो है एक थोड़ा सा एडिशन है, टू रिप्रेजेंट। किसको रिप्रेजेंट करोगे, किसकी वजह से आप वहां जाओगे, किसकी बात रखने के लिए वहां जाओगे? अपने ही खुद के गांव के, शहर के, समुदाय के जो असंगठित तरीके से बैठे हुए हैं, उनको संगठित करके उनके हक के बारे में, उनके अधिकार के बारे में, उनके विकास के बारे में बातें रखने के लिए आप जो है ऊपर पहुंचोगे। अब ये सब भी क्यों करना है, रिप्रेजेंट क्यों करना है? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, आपके मेरे जिंदगी को एक धागा जो है, एक नहीं बल्कि मल्टीपल धागा है, वो धागा जोड़ता हमारे सबकी जिंदगी को। इस धागा को मैं दो रंग दूंगा, एक रंग है पॉलिटिक्स, दूसरा रंग जो उसका जो अंडरलाइंग थ्रेड है वो है पब्लिक पॉलिसी। मैं इस दोनों बात पर थोड़ा जो है और आगे बातें रखूंगा। अगर बोलेंगे पॉलिटिक्स, लोगों को लगता है कि पॉलिटिक्स बहुत गंदा चीज है, या पॉलिटिक्स जो है ऐसे हो गया, वैसे हो गया, खराब हो गया, जो भी है। एक और अंग्रेजी में कहावत है, कैरल हग्स करके एक फेमिनिस्ट है, उन्होंने जिसके बारे में बताया, उन्होंने हाईलाइट किया उसको ज्यादा, द पर्सनल इज पॉलिटिकल बोलते हैं। आपकी जो पर्सनल है, आपकी जो निजी चॉइसेस है, आपको लगता है कि वो ऐसे ही चल रहा है, आप क्या पिएंगे, क्या खाएंगे। जैसे बिहार में जो है एक डिसीजन हुआ है जिसकी वजह से यहाँ कोई पी नहीं पा रहा है ना। सो द पर्सनल इज पॉलिटिकल। एवरी पार्ट ऑफ व्हाट यू डिसाइड इन योर लाइफ, आप जो खाते हैं, आप जो पीते हैं, मैं इस पर ज्यादा जो है विचार नहीं करूंगा, आपको खुद पता है। आज जो है पॉलिटिक्स कैसे डिटरमाइन करता है कि आपकी खाने को, आपकी पीने को, आपकी रहन को, आपके शहर को कैसे वो गवर्न करता है। इसलिए द पर्सनल इज पॉलिटिकल, इसीलिए जो है उस पर पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है। एजुकेट करो, एजिटेट करो, ऑर्गेनाइज करो, रिप्रेजेंट करो और पॉलिटिक्स को तय करो। इसलिए करना है पढ़ाई। और मैंने इसको दो रंग जैसे दिया था, एक पॉलिटिक्स और दूसरा जो है पब्लिक पॉलिसी। क्योंकि पॉलिटिक्स का काम ही है वहां बैठ के
तो मैंने बोला दूसरा दागा जो है वो है पब्लिक पॉलिसी। दोनों शब्द तो हिंदी में भी हो गए हैं, तो सब लोग समझते होंगे पब्लिक पॉलिसी क्या है। जैसे आज हमको लग रहा है कि हम जो खाने की चॉइस है, पीने की चॉइस है या कपड़े की चॉइस है, हमने खुद तय किया। हमको लगता है कि ये चॉइस तो हमारा था, हमने तय किया कि चावल खाना है कि रोटी खाना है। मैं तमिलनाडु की आदमी हूं। तमिलनाडु में आपको पता है कि आजकल जो है रात को ज्यादातर घरों में चपाती चलती है। तो चपाती जो राइस ईटिंग स्टेट पे जहां पर चावल ज्यादा खाया जाता था, वहां पर ये चपाती कैसे घुस गया? अगर आप पूछेंगे इसका क्या हुआ, एक जमाने में हमने एक बहुत बड़ा पब्लिक पॉलिसी का निर्णय लिया था, उसका नाम है ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ, हर जगह जो है हमने प्रोडक्शन को, उत्पाद को बढ़ाने के लिए, उत्पादकता बढ़ाने के लिए काफी प्रयत्न किया। उसके चक्कर पे इस तरफ पंजाब हरियाणा की जो रिच बेल्ट है वहां पर पूरा ज्यादातर गेहूं का उत्पादन बढ़ा, और जो ज्यादा गेहूं आ गया था उसको दूसरा पब्लिक पॉलिसी निर्णय ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के नाम पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक निर्णय था, और प्रोक्योरमेंट पॉलिसी एक निर्णय था। ये सारे पब्लिक पॉलिसी निर्णय का धागा ऐसे जुड़ते 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 पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपके राशन दुकान के माध्यम से आपके घरों तक पहुंचा। इसी दौरान डायबिटीज को ठीक करने के लिए चावल कम करने का और गेहूं ज्यादा करने का जो है डिसीजन भी बहुत सारे जो मेडिकल एसोसिएशंस थे उनके द्वारा जो है बनाया गया। ये घूमते फिरते फिरते क्या हुआ, हमारे तमिलनाडु के फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में 35 किलो के चावल में चूंकि एक्सेस गेहूं है, तो बोला गया कि आप 5 किलो थोड़ा गेहूं ले लोगे, 30 किलो चावल ले लोगे। ऐसे हमारे घरों में आजकल जो है गेहूं घुसा, और गेहूं के बाद आज हम भी रोटी खाने वाले हो गए हैं तमिलनाडु में। तो हमको जो लगता है जो हम खा रहे हैं उसका निर्णय हमारा स्वतंत्र निर्णय है, वो निर्णय स्वतंत्र नहीं है। आज तमिलनाडु में सलवार कमीज चलती है ज्यादा, साड़ी नहीं चलती है, क्योंकि रिसेंटली हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक निर्णय लिया, टीचर्स को सलवार कमीज अलाउड है। उसके पहले साड़ी पहन के आने का निर्णय था। तो ये पब्लिक पॉलिसी है, ये आपके खाने का, रहने का, पहनने का सारे आइटम जो है ये तय करता है पब्लिक पॉलिसी। और ये पब्लिक पॉलिसी कौन तय करते हैं? आज के दिन अगर मान लीजिए यहां पर बांस की दुकानें बंद रहना चाहिए, आप तय करते हो कि भाई कौन उस दिन क्या खाएगा, और इस रोड पे, इस गली पे टू व्हीलर जाएगा नहीं जाएगा, ये वन वे है कि टू वे है, ये बिना गाड़ी चलने का सिर्फ पैदल के रास्ता है, सिर्फ पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक। यहां से लेके एक बाहर का जहाज किस पोर्ट में उतरेगा, वहां से क्या आइटम आएगा, टैक्स कितना बढ़ेगा, टैक्स कितना कम होगा, क्या आइटम क्या रेट पे मिलेगा, ये सारे निर्णय जो है पब्लिक पॉलिसी निर्णय होते हैं। और ये निर्णय लेने वाले कौन होते हैं? हम जैसे सिविल सर्वेंट्स जो एक परीक्षा लिख के ओवरनाइट जो है हमारे सिर के पीछे एक बहुत बड़ा हैलो लेके हम पहुंचते हैं। हमको लगता है कि हम ना इस देश को ऐसे समझ लिए और हमारे सारे निर्णय जो है पब्लिक को बाधित करने वाले ऐसे ऐसे निर्णय हम लोग लेते हैं। अगर मान लीजिए हम जैसे लोग इस समाज की ऊंचे एलिट तक से मात्र आते हैं तो हमारा निर्णय कैसे होगा? पब्लिक पॉलिसी का निर्णय है। अगर मान लीजिए मैं एक आईएएस अफसर का बेटा हूं, मैंने दिल्ली के कुकून में बैठ के पढ़ाई किया, एक एलिट इकोसिस्टम से पढ़ाई किया, तो मेरे निर्णय जो है समाज के करीब नहीं होगा। मैं आज बड़ा गर्व के साथ सबके सामने ये बोल सकता हूं कि मैं एक प्रधान पाठक का बेटा हूं, छोटा घर का लड़का हूं, अररिया जैसे छोटा शहर से आया हूं, इसलिए मैं भी एक तरीके से अररिया वासी हूं अपने सोच में। और हम जैसे लोग, हम जैसे मार्जिनलाइज कम्युनिटी से पैदा हुए लोग, खास तौर पे मैं जब मार्जिनलाइज बोलूंगा, जाति से, धर्म से, भाषा से, जेंडर से, सेक्सुअल ओरिएंटेशन से, जिस भी तरीके से अगर जो भी मार्जिनलाइज होता है, जब तक उन समुदाय के लोग जो है अपने आप को एजुकेट करके, एजिटेट करके, ऑर्गेनाइज करके, रिप्रेजेंट करके पब्लिक पॉलिसी निर्णय लेने की जगह पर पॉलिटिकली या ब्यूरोक्रेटिकली नहीं पहुंचते हैं, तब तक
जो बोला जाएगा वही हम सब करते जाएंगे। हमारे पक्ष जो है कभी वहां पहुंचे ही नहीं। इसीलिए जो है मैंने बोला था द वाई इज मोर इंपॉर्टेंट दैन द हाउ एंड द व्हाट। क्यों उतना ज्यादा जरूरी है जितना जरूरी नहीं है हाउ और व्हाट की, क्या और कैसे की। अब चूंकि यहां मौका मिला है और आप लोगों से बात करने का, थोड़ा मुझे हाउ और व्हाट भी बोलना पड़ेगा, ये तो आप लोग बिल्कुल बुरा मानोगे। इसलिए मैं सिर्फ अपना यूपीएससी की थोड़ा सा जो है आपको एक अपना जर्नी बता दूंगा, उससे आपको जो इंस्पिरेशन मिलता है वो हो सकता है आपके काम आए। फिर थोड़ा बहुत हाउ भी बता दूंगा। मैंने इंजीनियरिंग किया था 2001-2 में, बाहर आया था इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। समहाउ शुरू से मेरा एम्बिशन था यूपीएससी में आने का। उसके पीछे मेरा वाई बहुत क्लियर था मेरी जिंदगी में। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, ये सारे सर्विसेज में, और मेरा शुरुआत भी आपके जैसे बहुत लोगों का जो सोच है उसी के जैसे ही होता था शुरू। मैं जाता था ये स्वतंत्रता दिवस पे, रिपब्लिक डे पे, हो गया ऐसे ग्राउंड पे, अरे ये सिमिलर ग्राउंड है मान लो, ये भी तो यहाँ पे चलता सा रिपब्लिक डे का। बच्चे कुछ सेलिब्रेट कर, इट्स ओके, लीव देम। नहीं आप छोड़ो, डिस्टर्ब मत करो। इट्स ओके, लेट देम हैव देयर फन। या सो वहां पर कलेक्टर नाम के एक शख्स था, वो शख्स को इतना सम्मान मिलता था और वो आता था, झंडा फहराता था, सब सैल्यूट मारते थे। हमको लगा यार, तो मेरी माताजी जो है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट पे ट्रेजरी में एक जूनियर पोजीशन में काम करती थी। तो मैं उनसे पूछता था, ये आदमी जब आता है हर आदमी क्यों डरता है? जब इसकी जूते की आवाज, शूज, ऑक्सफोर्ड शूज की आवाज आती थी, हर आदमी घूमता है, वो सैल्यूट मारता है, उठता है, बैठता है, क्या हो रहा है, ये आदमी है कौन? तो बोला ये जिला का कलेक्टर है, बहुत बड़ा आदमी है। तो बोले करता क्या है? ये बोलता है ये यहाँ का एक तरह का राजा है, यही सब चीज तय करता है। तो फिर जब मैं देखा था कि लोगों की, अपने गांव के लोगों की जिंदगी में मतलब उत्थान नहीं हो रहा है, ये सब ठीक कैसे किया जाए, तो मेरे मम्मी पापा मुझे हमेशा बोलते थे अगर तू कलेक्टर बन जाएगा तो बहुत सारी चीज ठीक कर सकता है। मैं ये दिमाग पे बैठा से इंजीनियरिंग खत्म किया। तो मेरे सारे दोस्त लोग जो है वो पहुंचे, आज के लोग माइक्रोसॉफ्ट में हैं, करोड़ों कमा रहे हैं। ये तो बहुत ही कम पैसा देने वाले, वेतन देने वाली नौकरी है, इसके बावजूद पावर है। बट पावर इज, देयर इज अ वेरी पॉपुलर सेइंग व्हिच सेज दैट पावर इज ऑलवेज अबाउट, not about the position but about the change you make. It is never about the position. तो ये करते करते मुझे भी एम्बिशंस आया, नहीं हम यूपीएससी गाएंगे तो बहुत बड़ा अपन चेंज ले आएंगे। उस चक्कर पे हम भी लगता है गलती से आ गए हैं। अब जितना चेंज कर पा रहे हैं, छोटा छोटा इंक्रीमेंटल चेंजेस कर ही रहे हैं। एंड तो दैट वाज माय यूपीएससी जर्नी। मैं इंजीनियरिंग के बाद मैं अपने पापा से गया था और मैंने बोला था, चूंकि वो रिटायर्ड हो चुके थे, उनसे मैंने पूछा था कि पापा मैं मेरे घर पे बहन थी तो उसकी शादी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर था। अगर मान लीजिए उस टाइम पे मैं 22 में अगर मैं